हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज 2 मई 2024। कल श्रम दिवस था और बहुत खुशी की बात है कि कल ही मैंने कार्ल मार्क्स का श्रम के विभाजन का जो लेख है उसका हिंदी में अनुवाद पूरा किया। और कल मैंने कुछ और कार्यक्रम देखे तो एक तथ्य निकल के आया और मैं अभी सो के उठा हूँ। प्रातः कालीन समय है, लगभग 4:30 बजे। ये मेरा टेबल पे ये वो ट्रांसलेशन है जो मैं कर रहा था। अब खुशी की बात यह है कि ये ट्रांसलेशन कल ही ख़त्म हुआ। तो ये रैंडमली था, कोई सोच के नहीं किया था कि मैं इस दिन कार्ल मार्क्स का हिंदी में दास कैपिटल का कोई लेख अनुवादित करूँगा। और मुझे लगता है कि हिंदी में कोई अनुवादित हुआ है, किसी ने किया हो तो अच्छी बात है, मुझे नज़र नहीं आया। हिंदी में मेरे ख्याल से कार्ल मार्क्स का नहीं हुआ। तो 150 साल पहले कार्ल मार्क्स थे और 150 साल बाद मैं निखिल सबलानिया, उनका एक ये लेख ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में। आगे भी और भी उनके लेख ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। तो कल ही मैंने इसे पूरा किया और मैं सच बताऊं तो मैंने अब तक जितनी भी पुस्तकें पढ़ी हैं सब ने ऑफकोर्स कोई ना कोई मेरे को कुछ अच्छा सिखाया है, लेकिन कार्ल मार्क्स के ने जो सिखाया और जब मैंने इस लेख को ट्रांसलेट किया, देखिए पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बार बार पढ़ना और समझ के पढ़ना अलग चीज़ है। और अनुवाद करने में, ट्रांसलेशन करने में आपको एक ये मिलता है कि फ़ायदा कि आप उसको और अच्छे से समझते हो। तो मैं भारत के अंदर और भारत से बाहर भी जो पूंजीवाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको मैं और अच्छे से समझा। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो जुलाई 2023 में मैंने सबसे पहले कुछ वीडियो बनाए थे कार्ल मार्क्स के। तो लगभग 1 साल से ज़्यादा समय लगा मुझे कार्ल मार्क्स को पढ़ के समझने में। और उनकी किताब के 1400 पेज है, जिसमें से अब तक शायद 250 पेज ही मैंने पढ़े हैं। अभी तो काफ़ी लंबी जर्नी बाकी है कार्ल मार्क्स के साथ। खैर, अब उस विषय पे आता हूँ जो कि जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाने बैठा हूँ। तो कल मैंने देखा कि भारत से खाली ब्रिटेन में अब तक इंग्लैंड में भारत से अब तक 5,500 से ज़्यादा पूंजीपति भारत के बैंकों का पैसा लेके फरार हो गए हैं और इंग्लैंड में जाके बैठ गए, क्योंकि वहाँ की सरकार कहती है कि $2 मिलियन लाओ, इन्वेस्ट करो, और उनको कानून की प्रोटेक्शन मिलती है, कोई गोल्डन वीज़ा जैसी चीज़ वो देते हैं। है तो चोरों का देश। बुद्धिजीवी भी निकले वहाँ से, चोर भी निकले, दोनों तरह के लोग हैं। जहाँ ज़्यादा बुद्धि होती है चोरी भी तो वहीं होती है ना, उसके लिए भी दिमाग चाहिए होता है। अब मैं एक और चीज़ देख रहा था कि भारत के एयरपोर्ट्स की जो ये गवर्नमेंट हिस्सेदारी रख के बाकी चीज़ों की जो निजीकरण करती है, तो उसमें 5-7 ही कंपनियां भारत के अंदर। उनमें से एक कंपनी है जिन पर 26,000 करोड़ रुपया बैंकों का बकाया है। और अभी एक और कंपनी ली है जिसने एयरपोर्ट एक्वायर किया है, उसने एक ही एयरपोर्ट को लेने के लिए 20,000 करोड़ का लोन उसके ऊपर आ गया। अब मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो मैं आपको बात बोलने जा रहा हूँ कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे, अब आप समझिए। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं, देखिए आप लोगों का भी कसूर नहीं है, असल में आप लोगों को ना नॉलेज, मेरे को ऐसा लगता है भारत के अंदर जो सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार रही है और उसके बाद भी जो सरकारें आई है, चाहे वो बीजेपी की आई हो या कोई भी सरकारें आई हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की क्यों ना आई हो, मुझे लगता है कि सबने कहीं ना ढंग से आपको एजुकेटेड करने में, शिक्षित करने में आनाकानी करी है। क्योंकि ये सभी पूंजीपतियों के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे। पूंजीपतियों के पैसों से सरकारें चलनी शुरू हो चुकी थी। और
अगर आप किताब पढ़ेंगे व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, डॉक्टर अंबेडकर जी की, पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी की पेंटिंग है मेरे द्वारा बनाई गई, तो उसके अंदर वो कहते थे, गांधी जी को उन्होंने बोला है कि आपने जो तिलक स्वराज फंड बनाया, एक उन्होंने फंड बनाया था तिलक स्वराज फंड, 1,32,00,000 रुपए का, अब उस समय 1,32,00,000 रुपए का फंड, तो आपने क्या किया कि आपने जो मिशनरी लोग थे, मिशनरी कौन, जो दिल से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको तनख्वाहें बांट के आपने उनको कार्यकर्ता बना दिया, उनको मर्सिनरी बना दिया, मतलब उनको पैसा लेके काम करने वाला बना दिया। अब बताइए, मेरी को अपने देश को आज़ाद कराना है तो मैं पैसे लेके क्या देश की आज़ादी के लिए आगे जाऊंगा। दूसरा, वो कहते थे कि आपने धन्ना सेठों, पूंजीपतियों से पैसा ले लिया। हम जानते हैं कि बिरला, बजाज जैसी कंपनियां और बाद में टाटा जैसी कंपनियां, गोदरेज, ये सब कंपनियां कौन है? ये उन पूंजीपतियों की है जिन्होंने पार्टियों को सपोर्ट किया, चंदा दिया, और उन पार्टियों ने ऐसे कानून बनाए, ऐसे नीतियां बनाई कि ये जो चंद कंपनियां थी, चंद लोगों की, उनको आर्थिक लाभ पहुंचा या नेताओं को पहुंचा। मैं इस वीडियो में एक बात बता दूं कि मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो वो ऐतिहासिक रूप से है, मैं किसी पे लांछन लगाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो आपको एजुकेट करना है, शिक्षित करना है, ना कि किसी पे उंगली उठाना। क्योंकि उंगली उठाने से चीज़ समझ नहीं आती है, चीज़ समझ में आएगी सिद्धांत को समझने में, कि सिद्धांत क्या है पूंजीपति का, पूंजीवाद का, जो मैंने समझा कार्ल मार्क्स को पढ़ के। और वो अपनी शिक्षा, जैसे हमारे भारत में कहते हैं शिक्षा को बांटोगे तो शिक्षा बढ़ेगी, आपको भी आएगी, आपकी भी बढ़ेगी, दूसरे की भी बढ़ेगी। मैं तो सिर्फ वही काम कर रहा हूँ। ये सब हमारे भारत के महान ऋषियों के, संस्कृत के श्लोक हैं कि शिक्षा को दो, शिक्षा को दो, लेकिन यहाँ इस उल्टी गंगा बहती है कि शिक्षा रोको, शिक्षा को कैद कर लो। हम पूजा करते हैं शिक्षा की देवी की, हम ग्रंथों की पूजा करते हैं, लेकिन ये ऐसा है जैसे आप किसी की को सोने के पिंजरे में डाल दो, लेकिन हमने उनको कैद कर लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। ये पूंजीपति, ये बैंक का लोन, अब मैं कह रहा हूँ उनके बहुत सारे आप में समझदार है, आप में समझदार ये कहेंगे कि अरे भाई ये बताओ कि अगर कोई कंपनी लोन ले रही है तो भैया वो टैक्स भी तो दे रही है, ये जो टैक्स दे रही है, हम टैक्स दे देते हैं, ये टैक्स, ये सब बेकार की बातें, इनको उठा के ना एक तरफ रख दो। अब इनसे आगे का वो सोचो जो आपको 150 साल से नहीं पता, आपको कार्ल मार्क्स 150 साल से नहीं पता, मुझे पता लगा, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, इसमें बुरा मत मानना, लेकिन इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट के रूप में आपसे बोल रहा हूँ। देखो होता क्या है, बात को समझने की कोशिश करो। जो पूंजी है, सबसे पहले तो जो पूंजीवाद का पूरा खेल है, उसका जो इतिहास है और उससे जो निकल के आता है, वो नंबर एक बात तो ये है कि वो जो हस्तशिल्पी और हस्तशिल्पी हैंडीक्राफ्ट्स, बेसिकली जो इंसान, कौशल वाले इंसान होते हैं, उनको वो ख़त्म करते हैं मशीनीकरण करके। ठीक है, अभी हम उस विषय पर नहीं जाते, आप पहले के वीडियोस पे देखिए, आगे भी उस पर वीडियो डालूंगा, पुस्तक आएगी, पुस्तक को आप पढ़िएगा और वो बहुत डिटेल में है। लेकिन अब ये समझिए कि क्या है, मान लीजिए देश का पैसा है, वो बैंकों के पास है, गवर्नमेंट के पास है, वो जो पूंजी है ना, पहले तो पूंजी क्या है, वो पूंजी पावर है देश की, देश के लोगों के, देश में आगे क्या काम करना है, वो पावर है, वो आपके श्रम से ही अर्जित पूंजी है। ठीक है, अब आपने किसी धन्ना सेठ व्यापारी को वो पूंजी दे दी, बैंक ने दे दिया, भैया हमें तो, भैया, और एक तरफ रख दिया, हमें तो 18% लोन मिल जाएगा,
10% इंटरेस्ट मिल जाएगा, 18%, कि भैया आएगा पैसा, ये कंपनी कमाएगी, टैक्स भी देगी, रोजगार भी देगी, इससे तो फायदा होगा। 5,500 करोड़, 5,500 लोग ब्रिटेन भाग गए, क्या उनका आज तक पूरा डाटा है कि उन्होंने कितना पैसा लिया, कितना लोन आना था, कितना इंटरेस्ट आना था, आया नहीं आया? नहीं है, पूरा डाटा नहीं होगा। अगर है भी तो इस बात को अब आप समझिए, इससे एक तो आपका निजीकरण बढ़ रहा है, पैसा आप दे रहे हो वो तो लेके भाग ही रहे हैं। दूसरा, निजीकरण की वजह से आपकी नौकरियां जा रही है, और ये जो नौकरियां जिसे हम संगठित क्षेत्र बोलते हैं, जो मशीनाइज्ड ऑटोमेटेड यूज कर रहे हैं, जिसमें हुआ क्या है, देखो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आने के बाद हमारे हस्तशिल्प हस्त का जो है ना सारे खत्म कर दिए। उन्होंने हमें नई व्यवस्था दी, मशीनीकरण की व्यवस्था। अब इस मशीनीकरण की व्यवस्था में इंसान तुच्छ बन जाता है, क्योंकि उसका स्थान सिर्फ इतना रह जाता है कि उसको मशीनों का कलपुर्जा बन के काम करना है। मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको। तो व्यवस्था का रूप बदल गया। अब व्यवस्था का रूप कौन सा हो गया? व्यवस्था का रूप एक मशीनी व्यवस्था का हो गया। अब जो आपने श्रम, अब जो मशीनी व्यवस्था है, इसमें जो संपत्ति बनती है, जो चीज की मिलता क्या है, इसमें बनती है पूंजी। अपने उसको फॉर्म चेंज कर दिया, उसको पूंजी का फॉर्म, पैसे का फॉर्म में ले आए। तो वो बनता जो है वो बनता नहीं है, वो बचता है। वो क्या बचता है कि आपके श्रम की, आपकी मेहनत से जो वो एक बहुत बड़ा सिस्टम चलता है। जैसे मैं एयरपोर्ट चला रहा हूँ, तो एयरपोर्ट में जो 2,000 लोग लगे हुए काम करने वाले, उनके श्रम से जो पैसा बचता है वो पूंजी होती है। बेसिकली वही देश जो पूरा चलता है। तो लोगों की मेहनत आप बचाते हो ना, जो आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, वो कहाँ से आता है? वो आपकी मेहनत, आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, आपकी श्रम होता है, आपकी मेहनत होती है। वो जो जाके आप बैंकों में डालते हो पैसा, वो पूंजी होती है। अब वो जो आपका जो श्रम है, उसका जो शेष है, जो आपकी बचत है, अब वो जाके उठाए किसी को दे दी, और जाके निजीकरण आप कहते हो यार निजीकरण कर दो। तो निजी, एक तो पैसा जो किस हाथ में जा रहा है, वो पैसा गया, आया, आएगा नहीं आएगा पता नहीं। लाखों लाखों करोड़ रुपए के लोन गवर्नमेंट माफ कर देती है। दूसरा कि निजीकरण से आपको नौकरियां किस तरह की मिलेगी। अभी देखो, गवर्नमेंट की मैं वेबसाइट्स पे किसी के लिए जॉब देख रहा था, तो ज़्यादातर जॉब्स हुआ है जो डेपुटेशन पे, मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं नौकरियों में, उनके लिए है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये टेम्परेरी नौकरी जहर है समाज के लिए। टेम्परेरी, कॉन्ट्रैक्चुअल, ये देश को खोखला करने वाली, पूंजीपति व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाली, चंद लोगों को अमीर बनाने वाली जहर है। क्योंकि वर्क का जो सिस्टम है ना, पहले वर्क क्या होता था कि एक आदमी काम करता था, वो अपने हाथ का रोजगार, अपने काम की सीख अपने औलाद को देता था, और साथ ही साथ उसके पास जो संपत्ति होती थी, जमीन होती थी, जानवर होते थे, खेत होते थे, वो भी अपनी औलाद में बढ़ जाते हैं। अब हम जब दूसरे सिस्टम में आए, मशीनी सिस्टम में आए हैं, जहाँ पर हमने एक बड़ी मशीनरी, वो सारे काम तो खत्म कर दिए। अब लोगों को क्या कर दिया, मजदूर बना दिया बाकी मशीन का। लेकिन उस बाकी मशीन में जब उनको हम मजदूर बना रहे हैं, तो क्या उस लेवल पर उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और नौकरियों में क्या होता है, आपके आने वाली पीढ़ी को तो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी यही नहीं पता। अब ये एक जिंदगी की जो नौकरी है, इस एक जिंदगी की नौकरी में भी ये नहीं पता कि आपको परमानेंट रहोगे कि नहीं रहोगे। मैं आपको एक भारत सरकार के अंदर काम करने वाले व्यक्ति का बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि कंपनसेटरी ग्राउंड पे नौकरियां होती हैं, कि कोई मर जाए तो उसके हस्बैंड की जगह वाइफ है, वाइफ की जगह हस्बैंड को, ऐसा आपको पता होगा। सरकारी नौकरियां होती हैं, कई जगहों पर बैंकों में भी अलग रूल होते हैं। कहते हैं वो नौकरियां तक जो कि नियमित रूप से है, वो नौकरियां भी देने में आनाकानी की जा रही है, और अभी से नहीं, कई सालों से ऐसा हो रहा है। तो परमानेंट नौकरियां आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमने जो ये देश बनाया है, हमने ये देश चंद कंपनी और चंद पूंजीपतियों के लिए नहीं बनाया है। यू हैव डिफीटेड द कॉज ऑफ आवर फोर फादर्स टू मेक इंडिया एन इंडिपेंडेंट कंट्री।
आपने भारत को आज़ाद देश बनाने के लिए हमारे पूर्वजों की जो लड़ाई थी, जो उनका सैक्रिफाइस था, जो उनका संघर्ष था, उसको मटिया मेट कर दिया। हमारे पूर्वजों ने जाके जो अंग्रेजों की लाठियां खाई, अंग्रेजों के आगे संघर्ष किया, फांसी पे चढ़े, गोलियां खाई, हम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, हकीकत राय, हकीकत क्या नाम था उनका, लाखों लाख हमारे सैनिक जो अंग्रेजों की फौज में जाके विश्व युद्ध में लड़े, वो इसी आस में लड़े थे कि उनका भारत एक दिन स्वतंत्र होगा। हमारे लाखों सैनिक विश्व युद्ध में ये आज़ादी के लिए तो लड़े थे। वो क्यों लड़े थे जाके अंग्रेजों के लिए? कोई अंग्रेज उनको ज़बरदस्ती नहीं लगे गए थे, जाके भर्ती हुए थे। और उस समय ये राजनीतिक रूप से ये नेताओं ने ये कहा था कि हाँ, हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हम अंग्रेजों के लिए लड़ेंगे तो ये हमें आज़ाद करेंगे। हम क्यों आज़ाद हुए? हम किससे आज़ाद हो रहे थे? अंग्रेज यहाँ आए, हमें गुलाम क्यों बनाया? क्योंकि जो रजवाड़े थे, एक राजा की सैकड़ों रानी, हजारों बच्चे, ये देश रजवाड़ों के अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। और उन रजवाड़ों की कमजोरी की वजह से ही अंग्रेज यहाँ आए। उन्होंने रजवाड़ों से ज़्यादा तनख्वाह दी तो यहाँ पर लोगों ने उनकी तनख्वाह पर नौकरियाँ करनी शुरू करी। लेकिन आपको पता है, उन रजवाड़ों से, उन धन्ना सेठों से पैसे लेके अंग्रेजों ने यहाँ पर कंपनियाँ इस्टेब्लिश करी, उनको यहाँ पे अपना, तो वो उन्होंने देखा भैया अंग्रेज यहाँ पे आ रहे हैं तो इनके साथ सेटिंग कर लो, तो उन्होंने इनसे सेटिंग कर ली और सेटिंग करके इनकी कंपनियों का हिस्सा बन गए। और वो कंपनी राज में इंडिया ऐसा डूबा कि जो इंग्लैंड, 2 कौड़ी का इंग्लैंड जो था, मैं मानता हूँ वहाँ पे बुद्धिजीवी हुए हैं, बौद्धिक रूप से अच्छा रहा, एजुकेशन रही है, लेकिन आर्थिक रूप से और हस्तकला के रूप से 2 कौड़ी का देश जो है ना, आज वो यहाँ के उठाई गिरोह को, चोरों को, डकैतों को, फ्रॉड करने वालों को अपने यहाँ पर पनाह दे रहा है। लेकिन आज यहाँ के पैसे से उन्होंने वैज्ञानिक डेवलपमेंट करी और वो उन्नत हुए। ऐसे आज का जो यहाँ का पैसा है, हम क्या कर रहे हैं? अब जब हमने अंग्रेजों से आज़ादी पाई, अरे भैया आज़ादी किस चीज़ के लिए पाई है? जाके हम सबसे ज़्यादा जो काबिल युवा आज क्या कर रहे हैं? जाके उनके गढ़ों में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। अरे क्या ज़रूरत है? अपनी बुद्धि को, अपनी लड़ाई यहाँ लड़ो ना। यहाँ पे जो जिस कंपनी राज की वजह से हमने आज़ादी पाई, हमें पे राज करके वो इतने सारे देशों के राजा बन गए। अब हम अपने देश को नहीं देखेंगे, फिर जाके उनकी गुलामी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो सिस्टम, जो सिस्टम छोड़ गए, उसी सिस्टम को अपनाया, वही धन्ना सेठ रहे, वही पूंजीपति, वही पूंजीवाद रहा। पैसा जा रहा है ना, पैसा आ रहा है, निजीकरण हो रहा है, तो नौकरियाँ जा रही है, नौकरियाँ नहीं मिल रही तो आप बाहर जा रहे हो। क्यों भाई? यहाँ पे संघर्ष क्यों नहीं करेगा कोई? आप यहाँ पर पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष क्यों नहीं कर रहे? आप यहाँ पर क्यों नहीं कह रहे गवर्नमेंट से कि भाई निजीकरण खत्म करो, परमानेंट नौकरियाँ करो? आज आप लोग मॉल्स में जाते हैं ना, मेरी उम्र 44 साल है, मैंने बचपन में सरकारी मॉल्स जिसे कहेंगे वो देखी है, सुपर बाजार। आज भी केंद्रीय भंडार चलते हैं दिल्ली के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के चले हुए। ये सब जो रिटेल सेक्टर था, उसमें नौकरियां भी सरकारी पक्की मिलती है। अगर रिटेल में होता है, वो चीज़ों का रिटेल हम करते हैं, और संगठित रूप से होती है। अब वो सारे प्राइवेट में चले गए, और प्राइवेट सेक्टर में जाके क्या हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर नौकरियां भी कच्ची देता है और रेट्स भी चीज़ों के बढ़ते जाते हैं। तो अब सरकारी मॉल तो कोई नहीं है ना, सरकारी आप नहीं जाते ना, आप पूंजीपतियों की मॉल्स में जा रहे हो। अरे सरकार में आके बैठते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं, वो इसलिए कहते हैं हम नहीं करते, सरकार नहीं करती, सरकार का टैक्स, ये सब बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं वो, कि भाई सरकार को तो टैक्स मिल जाएगा। और आप क्या करते हो? आप तोते की तरह समझते हो ये लोग समझदार हैं और उनकी बात मान लो। तो सबसे पहले इनके ऊपर शक करना शुरू करो। ये लोग ऐसे सरकार में आके बैठते हैं और बोलते हैं कि सरकार कंपनी नहीं चला सकती, सरकार की कंपनी को घाटा हो जाता है। तो इनका चाचे का लड़का कैसे चला लेता है कंपनी?
अगर सरकार के अंदर कर्मचारी, पहले तो देश के अंदर अगर सही शिक्षा होगी तो मुझे लगता है कि कोई भी देश को धोखा देगा। भाई सिस्टम ही वो ख़त्म कर दो ना, हम प्राइवेटाइजेशन पे जाएंगे, जो करना है हमें तो नेशनलाइज करना है। हमारी सब कंपनीज को हमें नेशनलाइज करना है। हम नहीं दे रहे किसी को लोन बड़े बड़े, छोटे मोटे कामों के लिए, हस्तकलाओं के लिए लो, छोटे छोटे कामों के लिए लो, बड़े कामों को मत दो। क्योंकि छोटे कामों के लिए लोन देने का मतलब, जो छोटे काम भी वो नहीं चाहिए क्योंकि व्यक्ति की विशेषता वाले हो। छोटे स्तर पे आप लोन दोगे तो भैया 20,000 करोड़ लोन है, आपने 1 लाख करोड़ लोन दे दिया, 1-1 करोड़ लोन दोगे तो 1 लाख, छोटे स्तर पे 1 लाख लोग जो है ना, उनके पास जो पूंजी आएगी वो डेवलपमेंट करेंगे। एक की डेवलपमेंट नहीं होगी। उसमें कोई छोटा भी होता है, एक परचून की दुकान चलाने वाला हो सकता है, एक दर्जी हो सकता है, कोई मोची हो सकता है, कोई कुम्हार हो सकता है। वो लोग अपने कामों के लिए आज तरस रहे हैं, पूंजी के लिए। मैं कुम्हार हूँ, मेरे को रोड पे बैठना पड़ता है, बारिश आती है मेरे बर्तन गीले हो जाते हैं। मैं दर्जी हूँ, मेरे पास एक दुकान नहीं है, मैं पेड़ के नीचे बैठ के काम कर रहा हूँ। मैं चाय की दुकान लगाने वाला हूँ, आके म्यूनसिपाल्टी वाले बाबा मेरी गाड़ी हटा देते हैं, मेरे पास पैसा हो तो मैं एक दुकान ले लूँ। इस तरह से व्यवस्थाएं करी जाए, उनको लोन दिया जाए अगर दे रहे हैं तो। जितनी पैसे की आवश्यकता है एक पूंजीपति को होती है, उससे ज़्यादा आवश्यकता छोटे व्यापारी को भी होती है। आप छोटे व्यापारी को बड़ा करो ना, छोटे व्यापारी को खड़ा करो, बड़ा नहीं खड़ा करो, स्वावलंबी बनाओ। और बड़ी व्यवस्था, क्योंकि जो छोटी व्यवस्था है ना उसमें उतना रोजगार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वहाँ आप लोन दो। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो छोटा व्यापारी छोटे लेवल पे कोई काम कर रहा है वो अपने काम को अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकता है और वो भी अच्छा कमा खा सकती है। लेकिन जो बड़ी व्यवस्थाएं हैं जैसे एयरपोर्ट, रेलवे, कम्युनिकेशन सिस्टम, रोडवेज, हाई लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग, आप कपड़ा लेने जाओ, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है ना, ये अच्छी खासी कीमत की है, इसमें कॉटन है ना, ये जो कॉटन है जो मुझे ज़्यादा कीमत देकर मिला है, आज से कई साल पहले तक ऐसा कॉटन कम कीमत पे मिलता था। अब कॉटन गायब है। तो गवर्नमेंट बताओ भाई कॉटन क्यों गायब है? मेरे को कॉटन पहनना है कि नहीं पहनना? मेरा कॉटन कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है मेरा कॉटन? मेरे देश में कॉटन की, कपास की खेती हो रही है, मेरे को टी शर्ट नहीं मिल रही, आप बना के दो। क्यों नहीं बना के दे रहे? गवर्नमेंट बना सकती है, अच्छी सैलरी दे सकती है, बजाय इसके कि ये कहने कि हम ये सिस्टम लिया है कि भैया लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, गवर्नमेंट उनको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अरे भैया उनको आप निर्माण करो, चीज़ों का आप निर्माण करो, आप जूते से लेके चाहे कपड़ा तक बनाओ, पक्की नौकरी पर रख के लोगों को काम करो, लोग करेंगे। और ये बता दो कि जो देश में जितना भी आज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है और जो अपनी बीन बजाते हैं कि हमने किया, ये 70 सालों में उन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने किया है जिन्होंने कम तनख्वाह पर भी देश को इसलिए बनाया कि एक सपने के साथ कि कल को ये देश मेरे बच्चों के काम आएगा। और आज इस देश में हो क्या रहा है? निजीकरण हो रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही है, पूरा पूंजीवाद फैलाया जा रहा है, चंद अमीरों को फायदा दिया जा रहा है। बड़ी फैसिलिटीज, सिनेमा हॉल्स खत्म हो गए। खैर आज तो क्या जरूरत थी प्राइवेट सेक्टर को देने की? प्रोडक्शंस बड़े बड़े लेवल के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्या जरूरत है देने की? क्यों तो 1-2 कंपनी भैया ऑटोमोबाइल बनाए। आपने तो अब हथियार बनाने का भी कारखाने जो है ना वो चंद व्यापारियों को, 1-2 व्यापारियों को दे रहे हो। आप क्यों दे रहे हो भाई? क्यों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हम दे रहे हैं? एविएशन मिनिस्ट्री हमने, हमारा जो ये एविएशन मिनिस्ट्री है या जो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो हमारा है, जहाँ पे हम ये हवाई जहाज बनाने का, उनके पार्ट्स बनाने का काम करते थे, उसको नहीं बढ़ाया, अभी उसको हमने प्राइवेटाइज कर दिया। क्यों कर रहे हो भाई? किसके बाप का क्या? कुर्बानी किसने दी? आम भारतीय ने। अंग्रेजों के लिए जाके क्यों लड़े? लाखों विश्व युद्धों में, 2-2 विश्व युद्ध, एक नहीं 2-2 विश्व युद्ध। गांधी जी भी थे ना उस युद्ध में, रेड क्रॉस में थे आई थिंक, जो सेवा करते हैं उनकी।
घायलों की। महार रेजिमेंट बाबा साहब ने बनवाई थी। क्यों बनवाई थी? उन्होंने कहा था कि जाओ अंग्रेजों के साथ जाके लड़ो, ये तुम्हें आज़ादी देंगे। ऐसे करके महार सैनिक गए ना लड़ने के लिए। सिख सैनिक क्यों लड़े? राजपूतों ने क्यों ज्वाइन किया? और आज उनकी पीढ़ियों को क्या मिल रहा है? सिर्फ नौकरी। नौकरी का मतलब है पक्की नौकरी, कानूनों के अंतर्गत नौकरी। आपको पता है ना, प्राइवेट कंपनी जब नौकरी देती है तो पालन नहीं करती है, कम तनख्वाह कर देती है। हम अभी फायदे पे नहीं चाहिए, इतना नहीं कर रहे, कभी भाग जाती है। भैया हमें वो सिस्टम ही खत्म करो ना, हमें सिस्टम नहीं चाहिए। जो भी भारत में काम हो रहा है सबका राष्ट्रीयकरण करो। कॉल सेंटर को भी भैया गवर्नमेंट बोले कौन सा कॉल सेंटर करना है, ये कॉल सेंटर करना है, ये मिनिस्ट्री के अंडर है। रजिस्ट्रेशन इजी करो, अपना एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंडस्ट्री ऑफ कॉल सेंटर्स डेवलप कर दो। क्या प्रॉब्लम है? देश के अंदर करोड़ों नाई है, लोगों के बाल काटते हैं। गवर्नमेंट सैलून्स बना दो, पक्की नौकरी कर दो उनकी, सारे उनको बेनिफिट्स दो। ये धन्ना सेठ और पूंजीपतियों की तो हवेलियां खड़ी हो रही है, हवाई अड्डों में घूम रहे हैं। खत्म करो वो सिस्टम जहाँ से 2-4 लोग अमीर बनते हैं और करोड़ लोग भूखे मरते हैं। नहीं चाहिए वो सिस्टम देश में, लात मार दो इस सिस्टम पे। एजुकेटेड हो जाओ तो सब हो जाएगा। और एजुकेटेड का मतलब ये नहीं कि जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, सामाजिक एजुकेशन लो। एक चीज डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही है कि जीना कैसा होता है, तिल तिल के मर के जीना है आपको। एक ऐसा देश जो दुनिया के धन्ना सेठ बना रहा है, उसे छोड़ के नौकरी के लिए 7 समंदर पार जाना पड़ रहा है, स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो वहां स्ट्रगल करो ना। एक पीढ़ी लगा दी ना, मेरे इतने साल से सामाजिक काम कर रहा हूँ, मैंने अपना ज़िंदगी लगा दी ना। 2 भाई हो 3 भाई हो, पहले क्या होता है, युद्ध में एक भाई जाएगा। 2 भाई हो, एक भाई लग जाओ, सामाजिक काम है। 2 बच्चे हो, लड़का लड़की हो, एक लड़का लड़की में से एक लग जाओ, सामाजिक और राजनीतिक चेतना में। आज ये आपका काम है, ये आपके युद्ध है लड़ने के, सामाजिक और राजनीतिक युद्ध। वो पीछे फोटो देख रहे हो मेरे पिताजी की, मैंने उनको देखा नहीं। मेरी माँ 6 महीने की थी, मेरी माँ 6 महीने की गर्भवती थी जब उनकी मृत्यु हो गई। वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे, विश्वामित्र सबलानिया। मैंने पिता को नहीं देखा, फिर भी समाज के लिए खड़ा हूँ। फिर भी क्योंकि मैंने दुख सहा है, दुख देखा है, और उसको व्यापक तौर पर जब देख रहा हूँ तो मुझे और दुख होता है। व्यक्तिगत तौर पर दुख रहे अलग बात है, लेकिन जब मैं व्यापक तौर पर देखता हूँ तो और दुख होता है। ये कब तक ऐसा स्ट्रगल चलता रहेगा? अरे ये देश 140 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, तो 10-20 करोड़ धन्ना सेठ भी बना रहा है, तो वो 10-20 करोड़ धन्ना सेठ क्यों होंगे? अब मान लो कि ये जो 7 कंपनियां 5-7 कंपनियां हैं जो कि हवाई जहाज का एयरपोर्ट संभालती है, ऐसा न्यूज़ में मैं देखा। अरे जरूरत ही नहीं है 5-7 की भी, क्या जरूरत है? खत्म कर दो ना फिर। छठे की एंट्री की भी क्या जरूरत है? अगर 7 है तो 8वें की जरूरत क्या है? हमारे पास है ना गवर्नमेंट की कंपनी। आई होप मैं से ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। आगे आपके ऊपर है। जीवन एक संघर्ष है जो चलता रहेगा, लेकिन किस दिशा में करना है आपको, वो दिशा का जानो, पहचानो और वहाँ संघर्ष करो, और जहाँ से ज़्यादा फायदा होगा। अपना देश छोड़ के जाने से फ़ायदा नहीं होगा, अपने देश में संघर्ष करो। और मैं कहता हूँ अगर जाना है अंग्रेज़ों के देशों में तो जाके वहाँ कब्जे करो, और जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको भी आज़ाद करो, और फिर छोड़ दो उनको, अंग्रेज़ों को भगा दो वहाँ से। करना है तो उनसे ज़्यादा तरक्की करो। लेकिन अंग्रेज़ों की तरक्की इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे बुद्धिजीवी पैदा हुए,
तो आपको बुद्धिजीवी पहले बनना है, और बुद्धिजीवी कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, एडम फर्ग्यूसन। हमें विज्ञान पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, और वो भी पढ़ाया वो जाता है जो कि ये पूंजीपतियों के खिलाफ ना हो जाएगी। इनकी जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था हर जगह घुसी पड़ी है। ये व्यवस्था न्यूज़ चैनल में, अखबारों में, राजनीतिक पार्टियों में, विचारों में घुसी पड़ी है। विचारों को निकालो, सही से शिक्षित हो। प्लीज़ हमारी वेबसाइट NSP मार्ट पे जाइए, NSPMART, क्योंकि हमें भी थोड़ी पूंजी तो चाहिए ना, हम भी छोटे लोग हैं, छोटे लोगों का भी तो ध्यान रखिए आप। NSPMART.com, NSP मार्ट पे जाइए और मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051। ये 2 नंबर है, 8527533051, 8527533051, और एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। इस पे मच्छर बहुत काट रहे हैं, इन पे आप संपर्क करिए, और वेबसाइट का लिंक भी मैंने दिया है, तो प्लीज़ जाके कुछ अच्छी सामाजिक, और ये जो मेरी पुस्तक, जो मतलब कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक का मैंने अनुवाद किया है, जो लोग भी डोनेट करना चाहते हैं, इसके पब्लिकेशन में मिनिमम 1000 कॉपीज़ में हमारा 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो 1 लाख रुपए खर्चे को मेरे लिए तो सहना बहुत टफ है। आपका सहयोग मिलेगा तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय महाराणा, जय हमारे वो लाखों सैनिक जो 2 विश्व युद्धों में इस उम्मीद के साथ पढ़े कि वो अपने सपनों का भारत बना पाएंगे।